नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ही होंगे। आज बहुत दिनों बाद हम अपनी लाइव क्लास में आपके सामने ऑन बोर्ड आए हुए हैं। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से हमें कमेंट भी करते रहिएगा, आप लोग कमेंट भी करिएगा वीडियो में। आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको लेकर आए हैं और आपको डेली टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिला करेगी। जैसे हमने पिछली बार आपको विश्व भूगोल से पढ़ाए थे, चोटी, पर्वत, पठार, नदियाँ, सब हमने आपको पिछले अपने वीडियो में पढ़ाई थी। अब इनको लेकर हम इतिहास में चल रहे हैं, इतिहास का प्राचीन इतिहास में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आप लोगों को अच्छे से पता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता है इतिहास के जनक हेरोडोटस को। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नोट भी करते चलिए। इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस। इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बेटा पढ़ते हैं। अध्ययन की दृष्टि से जो इतिहास है इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 पार्ट में। जो हम लोग अध्ययन की दृष्टि से विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे जो प्राचीन इतिहास है उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं उसे? प्राग ऐतिहासिक काल। तो जो आपका दूसरे स्तर पे है इसको पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा अध्ययन की दृष्टि से तीसरा जो स्तर है इसे हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब हम इस पार्ट को पहले आपके बीच में क्लियर करेंगे, उसके बाद यहां चलेंगे। सबसे लंबा काल जो माना जाता है, सबसे लंबा काल ये आपका यही माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। इस काल का बेटा कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक काल कैसा है? आपका अलिखित है। इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य या कुछ भी हमें नहीं मिला है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके। लिखित साक्ष्य हैं, पढ़े नहीं जा सके, पढ़े नहीं जा सके। और ऐतिहासिक काल ये हम लोगों के लगभग समकालीन इतिहास इसमें पढ़ेंगे। इसी में आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन इतिहास और समकालीन जो भी चल रहा है ये आपका समझ का ये चलेगा इसमें। और इसके जो इसमें लिखित साक्ष्य हैं बेटा, लेकिन उनको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इस काल में भी लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़ने योग्य हैं, पढ़ने योग्य है। तो इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इस काल में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हैं और पढ़ने योग्य भी है, पढ़े भी जा सके हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल सबसे लंबा काल है। इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक आपका पुरापाषाण, दूसरा आपका मध्यपाषाण, देखो भाई कैमरा में नीचे तक आ रहा है या नहीं आ रहा है? तीसरा आपका नवपाषाण काल। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, तीसरा आपका नवपाषाण। इसी को हम एक पार्ट में बांट लेते हैं जिसे बोलते हैं ताम्रकाल या ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इसी के बाद महाताम्रपाषाण काल। महाताम्रपाषाण काल। इस प्रकार से हमको इन 3 चीजों को प्रमुखता से पढ़ना है। इसी के साथ साथ ताम्रपाषाण काल के बारे में भी जानकारी देनी है आप लोगों को।
इस काल में हम लोग पढ़ेंगे, इस काल को आज ऐतिहासिक काल या आपको वही सिंधु घाटी सभ्यता काल कहते हैं। इस काल में जो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता काल, सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को बोलते हैं बेटा हड़प्पा सभ्यता। इस काल में हम लोगों को पढ़नी है हड़प्पा सभ्यता, और यहां हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक या नवीन या इसी को बोलते हैं समकालीन, समकालीन इतिहास को यहाँ पे पढ़ना है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस इतिहास को पूरे को पढ़ना है, यही इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हम अलग हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद में हम प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब चलते हैं आगे। अब हमको पढ़ना है इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल को। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में अच्छा खासा आ रहा होगा। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो आप हमारे आलोक स्टडी 69 के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। अब बेटा चलते हैं, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल पे चलते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल में हम चलेंगे। तो पुरा पाषाण काल में कैसा मानव था, कैसी जिंदगी थी, उससे पहले हम यहाँ पे एक बात आपको और नोट करा दें कि भारत में पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और जो हेरोडोटस के बाद नोट कर लेना, भारतीय पुरातत्व के पिता, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता। तो ये बेटा कहा जाता अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, अलेक्जेंडर कनिंघम। इस चीज को भैया अच्छे से नोट कर लेना। भारतीय पुरातत्व के जो पिता हैं, जनक हैं, ये आपके अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं। पुरा पाषाण काल, इसके बारे में चलते हैं। सबसे लंबा काल आपका प्राक ऐतिहासिक काल है। लगभग 25 लाख वर्ष पहले का ये काल माना जाता है। 25 लाख से 12 लाख का समय माना जाता है। 25 लाख ईसा पूर्व से, और ये आपका 12,000, 12 के का मतलब 1000 होता है। आप लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वाले अच्छे से समझते हैं इस के का मतलब क्या होता है। ईसा पूर्व तक का समय इसमें माना जाता है। बेटा इस काल का जो मानव था, पुरा पाषाण काल का मानव था, चारों पैर पे चलता था। हाथों के साथ पैरों का प्रयोग भी चलने में करता था। जानवरों के साथ रहता था, एकदम जानवरों की नकल करता था। बड़े बड़े चेहरे पे बाल भी हो जाते थे। हाथों का प्रयोग भी चलने के लिए करता था। बिल्कुल जानवर नुमा लोग रहते थे। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, तब हम लोग जाके अब आप लोगों के सामने आप लोग हैं सब। तो इस समय के मानव को ही, जो पुरा पाषाण काल का मानव है, इस समय के मानव को ही बेटा कहा जाता है। इस काल के मानव को आदि मानव, इस समय का मानव, इस समय का मानव आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव कहा जाता है। और इस समय का जो मानव था बेटा, पुरा पाषाण काल के समय का जो मानव था, इसने सबसे पहले महत्वपूर्ण काम क्या किया था, आग की बेटा खोज कर ली थी। पुरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। आग की खोज,
आग की खोज तो हो गई थी बेटा, लेकिन इन लोगों ने, पुरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे, इन लोगों ने आग का प्रयोग नहीं कर पाया था। आग का सही ढंग से प्रयोग तो नव पाषाण काल में हुआ है। आग की खोज हो गई थी, आपको भी पता है, शुरुआत से आप पढ़ते चले जा रहे हैं, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, 9th में पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी निकल गई, इस प्रकार से आग की खोज हो गई थी पुरा पाषाण काल। इस समय ये लोग शिकार करते थे और पूरे दिन खाने के लिए अपने खाने का इंतजाम करते रहते थे। कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस खाने का मतलब क्या है, ये लोग पूरे दिन खाने की तलाश में रहते थे। कहीं मरा मिल गया, कुछ उठा लाए, रख लिया, डिपॉजिट करते रहते थे, अपने आसपास जमा करते रहते थे। इसको कल खाएंगे, इसको परसों खाएंगे। परिवार में इनकी संस्कृति नहीं थी, जैसे कोई बूढ़ा पुराना मर गया बेचारा, उसको भी रख लिया, चलो रखो, जमा करो, इनको भी खाएंगे कल। कहीं दाह संस्कार के साथ इसमें पुरा पाषाण काल में नहीं मिलते हैं। तो ये पुराना कोई मर गया घर में, वृद्ध मर गया बेचारा, चलो रखो, इसको भी कल खाएंगे, उसका भी खाने का इंतजाम बना लेते थे। संस्कृति की ज़्यादा विकास नहीं था। तो ये बेटा कहते थे, ये लोग खाना बदोश थे। पुरा पाषाण काल के लोग कैसे थे, खाना बदोश थे। दूसरी चीज, इन्हें आखेटक कहा जाता था। इस काल के लोगों को आखेटक माना होता है बेटा शिकारी। आखेटक कहा जाता था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। पूरे दिन शिकार की तलाश में रहते थे और इनके जो हथियार थे बेटा, भारी, बेडौल और भौड़ी आकृति की। इनकी बनावट का हथौड़ा इतना मोटा हो, उससे मोटा उसमें पीछे का जो हत्था हो, कुल्हाड़ी वगैरह, ऐसे इनके हथियार कैसे थे, बड़े बड़े पत्थरों से बने भारी बेडौल औजार, बड़े पत्थरों से बने भारी एवं बेडौल। बेडौल का मतलब है कोई उनकी आकृति नहीं, भौड़ी आकृति के, जिसे हम लोग बोल भी देते हैं, भौड़ी आकृति के थे। बड़ी आकृति के इनके औजार। इस काल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो दो चीजें हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एक तो आपको पता है आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई थी। इन लोगों के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अलिखित है इस समय का पूरा टाइम पीरियड आपका प्रागैतिहासिक काल का, लेकिन ये लोग चित्रकारी के इनके साक्ष्य मिलते हैं। और चित्रकारी के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं, तो जो पुरा पाषाण कालीन भारत में चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, पुरा पाषाण कालीन जो साक्ष्य मिले हैं, ये मिले आपके भीमबेटका की गुफाएं। ये फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं ये बेटा आपकी रायसेन एमपी में, रायसेन मध्य प्रदेश में ये है आपकी भीमबेटका की गुफाएं। तो ये आपका पुरा पाषाण कालीन ही बनी हुई है भीमबेटका की गुफाएं। इनके जो साक्ष्य मिलते हैं, इन पर जो चित्रकारी की गई है, तो इसका मतलब ये है कि पुरा पाषाण कालीन लोग चित्रकारी कर लेते थे। चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। कहीं देखा होगा एक जानवर दौड़ रहा है, उसके पीछे आग लेके, उसमें कोई लाठी नुमा है, उसमें पीछे से आग लेके उसके पीछे दौड़ रहे हैं, भाला लेके लंबा। इस प्रकार के साक्ष्य इनके भीमबेटका की गुफाओं में पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इससे ज्यादा आपके प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं बन सकते बेटा। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। आग की खोज हो गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन प्रयोग नहीं हुआ था। प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ था। ये लोग आखेटक थे, शिकारी थे, खाना बदोश थे, खाना की ही तलाश में सुबह से शाम तक भोजन के संग्राहक थे, भोजन के संग्राहक थे, भोजन इकट्ठा करने के लिए घूमते रहते थे। अंत्योष्टि के साक्ष्य पुरा पाषाण काल में नहीं मिलते हैं। औजार इनके बड़े बड़े भारी बेडौल एवं घोड़ी आकृति के। इनके चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बेटा? भीमबेटका की गुफाओं से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं मध्य पाषाण कालीन की ओर। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं बेटा मध्य पाषाण काल पे।
तो पुरा पाषाण काल के बाद अब चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में बेटा क्या था, यहां से भी जानकारी आपको थोड़ी सी दे दें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है। यहीं से इतिहास की आपकी शुरुआत होती है, प्राक ऐतिहासिक काल से। इसमें हमने आपको पुरा पाषाण काल बता दिया है। अब आगे बेटा मध्य पाषाण काल। थोड़ी हैंड राइटिंग में समस्या हो सकती है, हम बोल भी रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो बोल भी रहे हैं, आप आसानी से समझ सकते हो बेटा। अब हमने कहा था जैसे पुरा पाषाण काल अभी हमने बताया था आपको, पुरा पाषाण काल में कोई इनके घर का मर गया सदस्य तो उसका अंत्येष्टि के संस्कार, कहीं दाह संस्कार वगैरह नहीं करते थे, उसको रख लेते थे खाने के लिए। अच्छा हुआ बुढ़ाउट रख गए, इनको खा लेंगे हम, तो इन्हें खुद ही होती थी भैया मर गए, इनको सुखा के रख लो, इनको खाएंगे हम। संस्कृति नहीं थी जो अब विकसित है, उस समय की तुलना भाई अब से करो तो कहना लाजमी है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले अंत्योष्टि के साक्ष्य मिलते हैं, अंत्येष्टि के साक्ष्य मिलते हैं, जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, अंत्येष्टि के साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में पुरा पाषाण काल में ये खा लेते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो यहाँ पे अंत्येष्टि के यानी कि दाह संस्कार के साक्ष्य आपको मिलते हैं, आपस अपनाने वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा इनकी मध्य पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण बात थी दूसरी वो ये थी कि पहले इनके पुरा पाषाण काल में औजार बड़े बड़े भौड़ी आकृति के थे, लेकिन जो आपके इस काल में थे पत्थरों से बने छोटे औजार, पत्थरों से बने छोटे औजार, और इन औजारों को बेटा कहा क्या जाता था, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, माइक्रो माने बेटा होता है पत्थर, और लिथ माने माइक्रो माने होता है छोटे, और लिथ माने होता है बेटा पत्थर, यानी कि पत्थर के बने छोटे छोटे औजार। ये सुडौल हो गए थे इनके, पहले बेडौल भारी भरकम, लेकिन मध्य पाषाण काल में इन्होंने पत्थरों से बने छोटे छोटे औजार बना लिए थे, सुडौल औजार बना लिए थे। उसके बाद में अस्थियों एवं सींग से बने उपकरण, अस्थियों एवं सींग से बने उपकरण। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के बागौर से, राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं, प्राचीन कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन जो विधिवत कृषि के साक्ष्य हैं वो बेटा नव पाषाण काल में मिलेंगे। तो राजस्थान के बागौर से के बागौर और एमपी के आदमगढ़, आदमगढ़ से कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपकी मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अंत्येष्टि के साक्ष्य, पत्थर से बने छोटे औजार जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ, अस्थियों एवं सींग से बने उपकरण का प्रयोग होने लगा। राजस्थान के बागौर में और एमपी के आदमगढ़ से कृषि के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपको बताते हैं नव पाषाण काल के बारे में। चलिए अब चलते हैं नव पाषाण काल पे। तो आपका पुरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया, नव पाषाण काल, सॉरी नव पाषाण काल पे चलते हैं। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल पे चलते हैं। तो नव पाषाण काल में पहले बेटा पुरा पाषाण काल में ये लोग रहते थे पेड़ पौधों पर, झाड़ियों में छिपे रहते थे, लेकिन नव पाषाण काल में सबसे पहले स्थायी आवास के साक्ष्य मिलते हैं। नव पाषाण काल में सबसे पहले स्थायी आवास
रहने के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें विधिवत पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। विधिवत का मतलब ठीक ढंग से, विधिवत पशुपालन के साथ। उसके बाद बेटा इस काल में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहिए की खोज, पहिए की खोज। हाँ, इस काल में आपकी नवपाषाण काल में पहिए की खोज एवं आग का प्रयोग, आग का प्रयोग भी इन्होंने विधिवत तरीके से कर लिया था। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं, कृषि के साक्ष्य मिले इसमें। फसलों में गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, जबकि नवीनतम ये प्राचीनतम साक्ष्य है। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, कभी कभी आयोग भी गड़बड़ी कर देता है, मेहरगढ़ से। लेकिन नवीनतम साक्ष्य के आधार पर लाहौरा देव जो आपके संत कबीर नगर में है, नवीनतम साक्ष्य के आधार पर कृषि के साक्ष्य, नवीनतम स्रोत के आधार पर कृषि के साक्ष्य लाहौरा देव से बेटा मिलते हैं। लाहौरा देव आपका संत कबीर नगर यूपी में है, संत कबीर नगर यूपी में है। ठीक है, यहां से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद चावल के साक्ष्य बेटा सर्वप्रथम इस नवपाषाण काल में कोल्लेवा से मिलते हैं, कोल्लेवा प्रयागराज। चावल के साक्ष्य कोल्लेवा, ये आपका प्रयागराज यूपी में है। यहां से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा हम ये एरिया कवर करेंगे, यहां थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी। यहां देख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ कुत्तों को दफनाने के साथ, कश्मीर के बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ कुत्ता दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसी काल में बेटा साक्ष्य मिले हैं, तो प्रथम पालतू पशु कुत्ता इसी काल में मानव ने पशुपालन भी शुरू कर दिया। प्रथम पालतू पशु कुत्ता, इस काल में मानव ने कुत्ता को पालना शुरू कर दिया, नवपाषाण काल में। ठीक है बेटा, तो ये आपकी नवपाषाण काल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब हम चल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं ताम्रपाषाण काल पे। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सॉरी, चलिए अब चलते हैं ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल, इसको भी एक नजर में देखेंगे। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल नाम से ही स्पष्ट है बेटा। ताम्र माने होता है तांबा और पाषाण माने पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और ताम्र माने होता है तांबा।
तो इसीलिए इस काल में तांबा और पत्थर दोनों का मिश्रित काम हुआ, इसलिए इस काल को कहते हैं ताम्रपाषाण काल। तो मनुष्य द्वारा प्रथम जो धातु आपकी प्रयोग की गई वो तांबा, तांबा का प्रयोग प्रथम धातु के रूप में प्रयोग, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली प्रथम धातु तांबा, तांबा का प्रथम धातु के रूप में मानव ने प्रयोग किया। तो सबसे पहले किस धातु का मानव ने प्रयोग किया? तांबा का। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। इस काल में चित्रित मृदभांड, चित्रित मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है बेटा मिट्टी के बर्तन। चित्रित मृदभांड का सर्वप्रथम प्रयोग इसी काल में मिलता है आपका। चित्रित मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों का सर्वप्रथम प्रयोग इसी काल में मिलता है। इसके बाद तीसरा जो इस काल का है इमाम गांव, इमाम गांव और महाराष्ट्र के देमाबाद, ये भी महाराष्ट्र में है इमाम गांव, और देमाबाद भी महाराष्ट्र में है। देमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिलती हैं, यही आपका तांबा की वस्तुएं मिलती हैं। तो ये था आपका सबसे ज्यादा, ये चित्रित मृदभांड और तांबे का प्रयोग, ये बहुत ही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें आपकी। तो ये बेटा था आपका ताम्रपाषाण काल के बारे में। इसी को बढ़ा के अगर पढ़ लीजिए तो आपका महाताम्रपाषाण काल हो जाएगा। तो ये आज की आपकी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कल हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब मिलेंगे आपको आदि ऐतिहासिक काल के साथ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से क्या मिला, इन सब चीज़ों को बताएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ठीक लगी होगी। तो आप हमारे चैनल आलोक स्टडी 69 को सब्सक्राइब कर देना। आलोक स्टडी 69 ये लिख दिया हमने।